फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कोर्स, दैट इज़ कोर्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड, बेसिकली हमारा जो फोकस होगा इस वाले कोर्स में आईआईटी जैम पर फोकस होगा, और जो बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वाला जो कोर्स है वो यूज़फुल है। आईआईटी जैम में ये 10 से 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। और फ्रेंड, ये टॉपिक हमें आसान इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका अप्रोच जो है, जो अभी से हम जो 11th और 12th से हम करते आ रहे हैं वो सेम ही अप्रोच है इसका। और हमने इसके बारे में, अगर हमने 12th अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पर भी इसका एक इंट्रोडक्शन आ चुका है, तो ये हमें इसलिए हेल्पफुल होगा। देन फ्रेंड, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे इसके फॉर्मूलाज पर। कौन कौन से फार्मूलाज की हमें शुरू में नीड पड़ने वाली, जो हमें अभी तक पढ़ के आ चुके हैं 11th और 12th में। एंड फ्रेंड, हम सबसे पहले देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि एक दफ़ा सिलेबस देख लेते तो पता होता है हमें पढ़ना क्या है। तो आईआईटी जैम के हिसाब से इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहला टॉपिक हमारा है बर्नौली इक्वेशन। देन हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम इन शॉर्ट में आईएफ बोलेंगे। फोर्थ हमारा जो है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। देन हमारा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नंबर 5th, वो हमारा आ जाता है होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शायद सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हमारा थोड़ा मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन थोड़ा हमें इसलिए इजी पड़ता है क्योंकि 12th में हम ये इसका हम अच्छे से सॉल्व करके आ चुके हैं। 12th में बहुत सारी चीज़ें हमें ये यूज़फुल है। फिर इसके बाद है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑफ सेकेंड ऑर्डर फ्रेंड, अभी मैं थोड़ा इस टेक्नोलॉजी से यूज़फुल नहीं हूँ, तो मेरी राइटिंग थोड़ी आपको अगर प्रॉब्लम कर रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एंड 8 हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। एंड लास्ट हमारा टॉपिक्स जो है कॉची यूलर इक्वेशन। सारे के सारे टॉपिक इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। एंड कोशिश करूँगा कि बेसिक से और अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बट अगर मैं कहीं भी चूकता हूँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी आपके साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देन फ्रेंड,
सारे के सारे जितने भी यूज़फुल एग्जांपल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब कुछ कराने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको इसमें मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। ये कोर्स ये जो मेन टॉपिक है ये आप चाहें तो कहीं लिख लें, ये आपके पास सिलेबस तो ऑलरेडी होगा। ये 9 टॉपिक है: बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एंड 8 मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची यूलर इक्वेशन। ये सारा का सारा हम करेंगे इसमें। नाउ सबसे पहले हम थोड़े से कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये जो वीडियो है ये थोड़ा बेसिक्स और रिविजन्स पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। एक यहाँ पर आगे एक हमें एक नई वो मिल जाता फंक्शन, हाइपरबॉलिक फंक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब इसका वो है। तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम, लेकिन अगर शुरुआत करें तो आपको पता होना चाहिए। जो साइन एच होता है, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो e⁻x माइनस e⁻−x/2 होती है। एंड कॉस एच की वैल्यू जो होती है, कॉस एच मतलब कॉसेक हाइपरबॉलिक फंक्शन, उसकी होती है e⁻x प्लस e⁻−x/2। तो ये याद रखिएगा कि हाइपरबॉलिक फंक्शन ये है tan h है, ये सारे इनका सारे फॉर्मूले वही होते हैं। tan h का होता है हमारा sin h बाई साई एच अपॉन कॉस एच, एंड ऐसी कॉट एच एक्स का होता है हमारा कॉस एच एंड साइन एच। तो ये थोड़ा मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो प्रीवियस जो हम फॉर्मूलाज देखने की कोशिश कर रहे हैं, सम यूज़फुल डायरेक्ट फार्मूलाज, जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूलाज जो हमने पढ़ के आए हैं 11th एंड 12th में, हमने बहुत सारों के प्रूफ भी करे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो बस वही है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये क्या होगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। फ्रेंड बार बार कांस्टेंट लिखने की जगह मैं डायरेक्ट यही फंक्शन लिखूँगा, मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लिखूँगा, वो कांस्टेंट नहीं लिखूँगा। आप अपने पास से कांस्टेंट लगा लीजिएगा, कांस्टेंट लगता है कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, इंटीग्रल और डिफ्रेंशिएशन में क्या अंतर है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के रिवर्स है। इंटीग्रल जो है सम करता है सारी चीज़ों का, और डिफ्रेंशिएशन उसको एक छोटे से पॉइंट में डिवाइड करता है। तो अगर हमें आपसे पूछने लगूँ व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे d/dx ऑफ कॉस एक्स, तो वो आपका आएगा, सॉरी ये माइनस होता है, सॉरी माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये आएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली अगर मैं आपको पता ही होगा डिफ्रेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता, तो अगर मैं d/dx ऑफ कॉस एक्स प्लस सी करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ आएगा साइन एक्स, क्योंकि सी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता, तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन में लग जाता। यहाँ पर हमें पता नहीं लगता कि क्या हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, कि तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। तो बहुत सारे केसेस में हम साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एज एजम्पशन हम उसे 0 कंसिडर करते हैं। देन फ्रेंड सेकंड, सिमिलरली इसका एक हाइपरबॉलिक फंक्शन है, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ साई एच एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा हमारा, माइनस ऑफ कॉस एच एक्स होगा। सेकंड इंटीग्रल ऑफ, सेम है बस यहाँ पर हाइपरबोलिक का एक्स लग गया, सेम ही है, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, ये हमारा होता है साइन एक्स
सिमिलरली कॉश एच एक्स डी एक्स का क्या होगा, ये होगा हमारा साई एच एक्स। ये फ्रेंड ये याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये फॉर्मूलाज। जब तक ये आपके टिप्स पे नहीं है तो आपकी ये समझ लीजिए मैथ में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है तो ये चीज़ आपके टिप्स पे हो तो बेहतर है। थर्ड हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये कितना होता है, ये होता है आपका tan x। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एच एक्स साई स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स कितना होगा, ये होगा हमारा tan h x। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स। एंड इसी की तरह कॉस एक्स एच स्क्वायर यानी कि हाइपरबोलिक ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हमारा होगा माइनस ऑफ कॉट एच एक्स तो ये 8 फॉर्मूले यानी कि 4 के अंदर मैंने आपको 8 फॉर्मूले बता दिए। फिफ्थ अगर हम देखें दैट इज़ सेक एक्स tan x डॉट डी एक्स। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सेक एक्स। सिमिलरली इसी के अंदर अगर हम देखें सेक ऑफ हाइपरबोलिक एक्स tan ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डॉट डी एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही कोसेक एक्स कॉट एक्स डॉट डी एक्स ये होगा कॉस एक्स एक्स। सिमिलरली हाइपरबोलिक ऑफ कॉस एक्स देन कॉट एच एक्स डॉट डी एक्स हमारा होगा कॉश एक्स। देन फ्रेंड एक्सपोनेंट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन हो गए तो बच्चे अब ये एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन भी यही आता है तो इसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा, प्लस कांस्टेंट लग जाएगा, लगाना चाहो लगा दो। एंड मैंने बताया मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कांस्टेंट नहीं लिखना चाहता। देन अगर कोई फंक्शन है कोई एक्सपोनेंट है ए रेस टू पावर एक्स डॉट डी एक्स तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी ए रेस टू पावर एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ए। सिमिलरली नाइन्थ अगर हम देखें कोई हमारा वेरिएबल है उसकी पावर एक्स एन है और उसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगी। यहाँ पर n की वैल्यू जो है n की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। n इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या है, -1 + 1 डेट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ नीचे जो है एक्स रेस टू पावर जो भी यहाँ पर 0/0 आ जाएगा और यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन की हमें वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर n की वैल्यू हमारी जो है -1 नहीं हो सकती। तो जब -1 होगा एक्स रेस टू पावर -1 डॉट डी एक्स तो क्या होगा, तो जब इंटीग्रल ऑफ 1/x डॉट डी एक्स होगा that is equals to log of x।
इसी के अंदर एक और फॉर्मूला हम जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स डॉट इसका अगर डेरिवेटिव होगा हमारे साथ फंक्शन के साथ, तो इंटीग्रल अगर हम ऐसे ऐसे टर्म्स को इंटीग्रल करेंगे तो वो सिंपल यही बन जाएगा, क्योंकि x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और x रेज़ टू पावर n जो है हमारा, तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये जब इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर n+1/n+1 आ गया यहाँ पर। तो इसी की तरह यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन रेज़ टू पावर n+1/n+1, एंड वही n की वैल्यू हमारी -1 नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर -1 हुआ तो क्या होगा, अभी बताया यहाँ पर एफ एक्स रेज़ टू पावर n। तो अगर -1 होगा तो -1 दैट्स मीन्स एफ एक्स की पावर -1 डॉट एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डॉट डी एक्स। एंड हमें अभी पता है कि अभी मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल ऑफ 1/x डॉट डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है 1, तो इसकी क्या वाली आई थी, log x आ रही थी। सो सिमिलरली इसकी भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स। तो फ्रेंड अब हमारा जो आ जाता है, हमने साइन ले लिया था, कॉट ले लिया था, कोसेक ले लिया था, एंड सेक वाला ले लिया था। अब बचा यहाँ पर tan x डॉट डी एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रल हम दो तरीके से करते हैं। एक तो इसका इंटीग्रल आता है log ऑफ sec x, और इसका इंटीग्रल आता है माइनस ऑफ log ऑफ cos x। ये कैसे आया, इसे अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो वैसे प्रूफ मैं सिर्फ फॉर्म में बताया, लेकिन इसका बता देता हूँ आपको ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी रहे। tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x जो रेशियो है उसे लिखते हैं हम sin x अपॉन cos x डॉट डी एक्स। cos x को एक फंक्शन मान लेते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स cos x, ये होता है हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। जब ये माइनस ऑफ साइन एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स जब ये है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो छोटा हो क्या कहता है, ये थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट डी एक्स, माइनस बाहर निकल जाएगा, -1 मान लो, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रल से। यहाँ पर क्या बचा, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड डॉट डी एक्स। तो ये हमारा वही वाला फंक्शन बन गया, कौन सा फंक्शन बन गया, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला, इसका क्या वैल्यू होती है, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हमारी ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ, माइनस ये बाहर वाला, लॉग ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स। हमें पता होता है जो चीज़ यहाँ पर है, लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर होती है, वो जाकर पावर में लग जाती है, इसके अंदर, या अंदर वाली बाहर पावर में आ जाती है। तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, सेक एक्स,
तो यहाँ से ये log ऑफ सेक्स की वैल्यू हमें मिल गई। साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस टैन हो गया। अब हमारी बारी आई कॉट की। व्हाट इज़ इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स? तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स क्या है? लॉग ऑफ साइन एक्स। ये कैसे है? ये भी सिमिलर ऐसे हैं। यहाँ पर हमने कॉस एक्स अपॉन इसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तोड़ लिया, दैट इज़ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पर सबके आगे डी एक्स है, अगर मैं कहीं लगाना भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ, आप खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा यूज़ टू नहीं हूँ टेक्नोलॉजी से। मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड होपफुली एक टाइम पे सब सही हो जाएगा। तो ये हमें पता है, क्या पता है हमें? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। तो ये डेरिवेटिव है इसका, तो यहाँ पर क्या बनेगा? लॉग ऑफ साइन एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा जो है फॉर्मूला ये भी हमने प्रूफ कर दिया। देन फ्रेंड बारी आ गई, अगर हमें गिवन हो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स एक्स डॉट डी एक्स, तो ये क्या होगा? ये होता है हमारा लॉग ऑफ tan एक्स बाई 2 कितना डिस्टर्बेंस है। लॉग ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होता है हमारा लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 और होता है इसका लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स। सिमिलरली फ्रेंड, अगर हमें सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल पूछे कोई, तो वो होगा हमारा लॉग ऑफ लॉग ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स और होगा सेक एक्स tan एक्स। तो आई होप ये सारे फार्मूलाज आपको क्लियर होंगे। ये सारे आप अपनी टिप्स पर लर्न कर लेना, सारे के सारे। फिर फ्रेंड कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं कि अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रल में 1/x² प्लस ए स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। या हमारे पास अगर इंटीग्रल ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर है, तो ये हमारा होगा 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। यहाँ पर x जो है x इज़ ग्रेटर देन a है। सिमिलरली अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स है, यहाँ पर सबके आगे डी एक्स लगा लेना, डी एक्स है, तो ये हमारा होगा 1/2a देन लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स।
एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू ए, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। लॉग जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी पे वेरीफाइड नहीं, मतलब लॉग नेगेटिव क्वांटिटी पे जो है नॉट डिफाइन होता है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दोस्तों अब हम जो है 15वां फॉर्मूला अपना करते हैं, दैट इज़ 15। तो ये हमारा है, अगर हम इंटीग्रेशन करें 1/x एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है डॉट डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स, या इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं माइनस ऑफ 1/a cos x इनवर्स x। सिमिलरली 16वां इंटीग्रेशन हमारा 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ x/a, और इसे हम माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x/a भी लिखते हैं। सिमिलरली 17th हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है साई एच इनवर्स x/a, और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं लॉग ऑफ x दैन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर फ्रेंड 18 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कॉस एक्स इनवर्स एक्स या लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 18 फार्मूलाज हो गए हमारे। देन फ्रेंड 19वां फार्मूला हमारा जो है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो ये हमारा होता है x/2 दैन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैन साई इनवर्स x/a। सिमिलरली इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि साई इनवर्स 1/x/a को, इसे हम अभी हमने पीछे देखा था, इसे हम इस वाले पार्ट को लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखते थे। तो इस पूरे फॉर्मूले को हम इस वाले पूरे फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई एस की जगह ये सब्स्टिट्यूट करके। तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू x/2 दैन हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। तो फ्रेंड इसे लिखने के दो तरीके हमें मिल गए। अब हमारा आता है फॉर्मूला, दैट इज़ 20th फार्मूला। 20th फार्मूला कहता है, 20th फार्मूला कहता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या होगा। तो ये हमारा होगा x/2 देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन 1/2 सॉरी ए स्क्वायर बाई 2 ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलरली अभी हमने देखा था कॉस इनवर्स एक्स बाई ए को क्या लिखते थे, अभी पीछे फॉर्मूले में हमने देखा था। एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला पॉइंट हमने देखा था। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा, तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैन माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस। तो ये हमारा दो फॉर्मूले और मिल गए हमें। सिमिलरली फ्रेंड 21st अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 देन साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे थे जो हमें याद होने चाहिए, मस्ट हैं, ये सारे याद होने चाहिए। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। एक और फार्मूला आता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल बाय पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसकी नीड्स हमें बहुत सारी जगह पड़ जाती हैं। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स हेडिंग डालते हैं हम इसी कलर से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये कहता है इंटीग्रल ऑफ, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट लेके करना चाहूँगा। फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन इसके अंदर होंगे तो मतलब हम इंटीग्रेंट जो होगा, अच्छा आपको ये तो पता होगा ना, ये चीज़ तो आपको मालूम होगी कि जैसे यहाँ पर कुछ भी फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ये इंटीग्रेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। और ये पूरा क्या होगा, ये पूरा हमारा इंटीग्रल होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, पहले नहीं हो तो आप याद कर लेना। तो जो इंटीग्रेंट है उसे हम दो फंक्शन में अगर बांट सकते हैं तो जब ये चीज़ हमारी यूज़फुल है। तो इंटीग्रल ऑफ f1 एंड f2 डॉट dx। तो इसे हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन ये हम आईलेट के थ्रू करते हैं, आईलेट किस चीज़ पे स्टैंड करता है, इनवर्स लोगैरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक
एंड लास्ट वाला ये जो है ये है हमारा एक्सपोनेंट। तो पहला फंक्शन हम इनमें से लेंगे, तो इनमें से जो भी चीज़ हमें इस इंटीग्रल में नज़र आ रही है, जो भी इसमें इस वाले इंटीग्रल में हमें नज़र आ रही है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाकी जो रेस्ट बचेगा वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो आई होप ये रूल आपने 11th और 12th में बहुत अच्छे से इस पर करा होगा स्टडी। तो ये इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा फर्स्ट फंक्शन as it is f1x, then integral of second function f2x dot dx, then माइनस एंड पूरे पे इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x, एंड जो भी है हमारा सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रल ऑफ f2x डॉट dx। और ये जो है, ये जो कैलकुलेट होकर जो पार्ट आया इन सब का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डॉट dx। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फॉर्मूला आई होप आप रिमेंबर कर रखेंगे, इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमें पता है कि लॉग के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव वैल्यू पे लॉग जो है नॉट डिफाइंड है। तो जहाँ जहाँ हम लॉग वाले, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन में लॉग आ रहा है, जैसे 1/x डॉट dx है, तो इसे हम अपनी सहूलियत के लिए इसके अंदर हम मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हमने जब लिखी थी पहली कंडीशन इसकी, मतलब जब हमने लिखा था log ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 हमें ना लिखना पड़े हर कंडीशन में, तो हम यहाँ मॉड लगा देते हैं। ठीक है, मॉड से पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जब आएगी तो ये डिफाइंड होगा उस पर। सिमिलरली जैसे हमारा log ऑफ cot x डॉट dx होता है, तो ये क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। ऐसे ही अगर हम इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² डॉट dx करें, तो यहाँ पर क्या मिल रहा था, 1/2 ऑफ log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हम क्या लिख रहे थे, x शुड बी ग्रेटर देन, और x शुड बी लेस देन a, x शुड बी लेस देन a, ताकि ये वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव रहे। तो इस चीज़ को ना लिखने की बजाय हम यहाँ पर एक मॉड लगा देते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। कुछ और फार्मूलाज देखते हैं, फिर हम अपने टॉपिक्स पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज ये हैं, ये याद रखिए ना रखिए, लेकिन अगर हाँ याद रखेंगे तो बेटरमेंट होगा, लेकिन ना रखें तो जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ e⁻x psi b x dx। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी e⁻ax देन a psi यार इसे मैं बड़ा थोड़ा हो गया, तो इसे मैं इधर इसके नीचे से लिखता हूँ। तो e⁻x देन a psi sin bx माइनस b ऑफ cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ ऐसा इंटीग्रल है e⁻ax cos ऑफ bx और dx, इस फॉर्म में अगर हमारा इंटीग्रल है तो उसे हम लिखेंगे e⁻a देन a cos bx प्लस b sin bx sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। देन
इसी को अगर हम थोड़ा और एडवांस मतलब इसी में अगर मॉडिफिकेशन कर दें तो हमें 2 फॉर्मूलाज और मिल सकते हैं जो हम मतलब अपनी सहूलियत के लिए अपने ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं और अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो हमें हमारा समय सेव होता है, टाइम सेव होता है। और टाइम ही बहुत सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दुनिया में क्या है, अगर देखा जाए तो टाइम ही वैल्यूएबल है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान रुक जाता है, हर चीज़ रुक जाती है, लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। ये कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कुछ सोच के ही कह गए हैं। खैर हमने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है किसी, खैर आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। तो e raised to power ax sin bx plus c then e raised to power ax then यहाँ पर क्या है, वही सिंपल a ऑफ साइन ऑफ bx प्लस cx माइनस ऑफ b cos bx प्लस c अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमारे पास e raised to power ax cos ऑफ bx प्लस c, और यहाँ पर यार ये मैं डिफ्रेंशिएशन बार बार भूल जा रहा हूँ, आप अपने से कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ dx है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा e raised to power ax दैन e ऑफ cos ऑफ bx प्लस c माइनस ऑफ b ऑफ साइन bx प्लस c, और जैसे कि पहले ही पता है यहाँ पर नीचे रिमाइंडर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला जो है ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम दोनों साइड अगर हम कॉस से वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट है e रेज़ टू पावर a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b साइन ऑफ bx प्लस c माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ऐसे ही ये जो है हमारा ये इक्विवेलेंट है e रेज़ टू पावर a अपॉन e रेज़ टू पावर a x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन कॉस ऑफ bx प्लस c माइनस ऑफ tan इनवर्स b बाई a। ये सारे फॉर्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए। चलिए फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब याद कर लेंगे, याद नहीं है तो याद कर लेंगे, और याद है तो अच्छी बात है। कुछ टॉपिक्स हैं सब बहुत बेसिक है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करने से पहले दैट इज सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि नाम है इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद है ये, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है, दीज आर दोज वेरिएबल whose value we assign, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम असाइन करते हैं, हम देते हैं उन्हें वैल्यू। उनके पास खुद से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। जैसे y इक्वल्स टू x है, सिंपल सा मैं y इक्वल्स टू एक सिंपल इक्वेशन लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 दे दी, 1 दे दी, 2 दे दी, तो मेरा जो x है वो इस टाइम पर जब मैं x की वैल्यू इसे दे रहा हूँ तो इस टाइम पर ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर मैं x को वैल्यू ना देके मैं दे देता हूँ y को वैल्यू, मैंने y को वैल्यू दे दी 2, 3, 4, तो मैंने इस टाइम पर y को वैल्यू दी, तो y इंडिपेंडेंट है किसी और चीज़ से, सिर्फ हम अपने आप से इसे वैल्यू दे रहे हैं, तो ये y इस टाइम पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। आई होप ये सिंपल सी डेफिनेशन आपके दिमाग में ग्रैप्स कर रही आ रही होगी।
इसी के कोरोलरी में हम देखें तो इसके अंदर आती है डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोस, डेफिनेशन लिखिए, आपको जो यूज़फुल लगे वो आप लिख लेना, लेकिन मैं अभी बताता रहूँगा जहाँ लिखना होगा। जैसे ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की आप डेफिनेशन लिखें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर यही क्लियर नहीं है तो दिक्कत पड़ सकती है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल? those variable which value are calculated corresponding to the assigned / independent variable is known as dependent वेरिएबल। सो ये थी डेफिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी एग्जांपल मैंने लिया था, मैं इन एक ही एग्जांपल से दोनों चीज़ एक अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड एग्जांपल लेते हैं, वही ले लेते हैं हम, y = x। तो मैं x को वैल्यू दे रहा हूँ, 0, 1 एंड 2। मैंने x को वैल्यू दे दी 1, तो मैंने x को वैल्यू दे दी, तो y किसके बराबर है? x के बराबर है, और x किसके बराबर? 1 के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हमने y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की। तो जब हमने कैलकुलेट की तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, और x को अपनी मर्ज़ी से हमने वैल्यू दी। तो x अपनी मर्ज़ी से दी है, तो मर्ज़ी अपनी चल रही है, क्या हुआ यहाँ पर? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी तरह अगर एक और देखें, एक इक्वेशन और देखें, दैट इज़ y = x²। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू मैं देता हूँ 4, तो मैंने x को वैल्यू दे रहा हूँ मैं इसमें 4 वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 16। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है। या अगर मैं x को वैल्यू ना देकर मैं दे दूँ y को वैल्यू, मैंने y को दे दी वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x² = 4, देन x = √4, दैट इज़ ±2। तो यहाँ पर y की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं अपने पास, इंडिपेंडेंट है, मर्जी चल रही है हमारी। और यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू डिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यू किससे आ रही है? किससे? इसका लेना देना है, इसका लेना देना है y से, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रही है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। आई होप ये दो डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी होगी, तो फ्रेंड वीडियो लंबी हो चुकी है, तो बस एक डेफिनेशन और दिखा के इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। तो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? फ्रेंड एक बात और, आपको ये तो पता है dy/dx क्या है, ये क्या है? डेरिवेटिव है। अभी इतने सारे हमने फॉर्मूले देखे हैं, इसमें तो पता ही चलेगा ये क्या है? इंटीग्रल है, ये dy/dx डेरिवेटिव है, और 11th 12th में तो आप करके ही आए हैं। खैर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन। अगर फ्रेंड मैं शॉर्ट में लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप नहीं होगी। इक्वेशन, एन इक्वेशन which involve
डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of dependent variable with respect to independent वेरिएबल। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डेरिवेटिव भी हो, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? ऐसी इक्वेशन कहलाती इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें इसका, जैसे एग्जांपल है हमारा, सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है? डेरिवेटिव्स है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे 0.y। फ्रेंड डी वाई बाई डी एक्स में अगर हम पहचानना चाहें कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो नीचे जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऊपर जो होता है ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो जिस पे डिपेंड करता है। और थोड़े से एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, तो ये है एक्स डी जेड बाई डी वाई प्लस वाई डेल जेड और डेल वाई डेल इज इक्वल टू जेड। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें भी इंडिपेंडेंट यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डेरिवेटिव्स है। तो इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाएगी? इस तरह की इक्वेशन कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखना चाहे तो y इक्वल्स टू एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहे तो ये भी क्या है हमारी? ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई जी, डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा क्या है? डेरिवेटिव्स। ये पूरा का पूरा क्या है? डेरिवेटिव्स। तो ये कंसेप्ट सब कुछ मिला के एक इक्वेशन बन रही है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप फ्रेंड आपको जितना भी आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है या आपको वीडियो पसंद आई है, तो अपना जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। फ्रेंड थोड़ा नया है सिस्टम, और मैं बहुत दिनों बाद बैकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, आई नो, लेकिन मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे वक्त रहते सब कुछ सही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।